पिछले वीडियो में मैंने आपसे मैकाले के विवरण पत्र पर चर्चा किया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से उसने भारतीय शिक्षा के ऊपर अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। दोस्तों, इस पर उसने अनेक तर्क दिए थे, यहाँ तक कि उसने भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य को अंग्रेजी साहित्य से काफ़ी नीचे बताया था। दोस्तों, उसने अनेक तर्क दिए थे अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने का, और जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो था उस समय वो यह था कि अभी जो भारत में शासन है, जो प्रशासन है, उसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है और सभी प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में होते हैं। इसलिए सभी भारतीयों को इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उन्हें श्रेष्ठ बनना चाहिए। उसने भारतीयों को जिस जाल में फंसाने का कोशिश किया था उसमें वो सफल हुआ था और भारतीय उसके जाल में फंस भी गए थे और अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने का एक होड़ समझ गया था। दोस्तों, लेकिन उसमें उसने एक तर्क दे दिया था बहुत ज़बरदस्त। वो क्या था? तो वो था कि वो जो शिक्षा ग्रहण करने की बात थी अंग्रेजी शिक्षा को, उसमें कह दिया था कि ये सबसे पहले उच्च वर्ग को प्राप्त करना चाहिए और उनका काम होगा कि ये निम्न वर्गों तक पहुंचाए। ये बातें गलत थी और ये कहीं ना कहीं आगे जा करके एक आंदोलन का रूप ले रही थी। तो दोस्तों, उस समय की सरकार ये नहीं चाहती थी कि आंदोलन का रूप ले, तो उसने क्या किया कि उसने एक समिति बनाई और उस समिति का कार्य क्या था कि मैकाले के बाद की जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, जो नीति थी, उसकी समीक्षा किया जाए, उसकी जांच की जाए। और इसके लिए उसने जो उस समय जो प्रथम भारत सचिव थे दोस्तों, चार्ल्स वुड, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने इसके लिए घोषणा पत्र लाया दोस्तों, जिसे उनके नाम पर वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। उसी की चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं इसके बारे में सारे डिटेल में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्यों लाना पड़ा, ये चार्ल्स वुड कौन था, ये वुड डिस्पैच घोषणा पत्र लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, इसमें किन बातों का उल्लेख है, किस तरह से इसने भारतीय जनमानस के दिल को जीतने का प्रयास किया, क्यों इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये चार्ल्स वुड ने ये जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र लेकर के आए थे उसमें किन बातों का उल्लेख था और वो कैसे मैग्ना कार्टा घोषित हो गया। कहा गया कि दोष बिल्कुल नहीं है, तो फिर भी भारतीय दृष्टिकोण से इसमें दोष क्यों निकाला गया। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं, आप वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों, वुड डिस्पैच मैनिफेस्टो यानी वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में सबसे पहले बात करने वाले हैं कि चार्ल्स वुड कौन थे। तो देखिए, चार्ल्स वुड जो थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। वह प्रथम भारतीय सचिव नियुक्त किए गए थे। उन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का गठन किया गया, अभी मैंने आपको बताया, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जांच करना था। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जांच करके दोस्तों भारत की शिक्षा योजना में सुधार तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव दिए, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। किसको दिए? तो तत्कालिक गवर्नर जनरल जो थे उस समय लॉर्ड डलहौजी को 1854 में उन्हें भेजे थे और भारतीय शिक्षा के विकास के लिए भेजी गई इस सुझाव रिपोर्ट को ही दोस्तों वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि घोषणा पत्र लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सन 1833 से 53 के बीच मैकाले का स्मरण पत्र, मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू रही। देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने जाने के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी।
क्योंकि नई शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने आवश्यक था। शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम तथा उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वुड डिस्पैच घोषणा पत्र लाने की आवश्यकता पड़ी। अधिक समय तक भारतीयों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न रखने के लिए, यानी कि जो ये मैकाले ने कहा था कि पहले उच्च वर्ग को दिया जाएगा और उनका काम होगा कि निम्न वर्ग को दिया जाना, तो ये जो था एक तरह से निम्न वर्गों को वंचित रखने का काम था, इसलिए इसे लाना पड़ा। शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए, यानी कि जो शिक्षा एक खास लोगों के बीच रहने वाली थी, यानी कि जो मैंने आपको बार बार अभी बताया है कि वो पूरे समुदाय के लिए, पूरे नागरिकों के लिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए, उनके बीच स्थापित करने के लिए। भारत में स्त्री शिक्षा यानी महिला शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो शिक्षा के स्तर में कितना ऊंचा हैं, कितना नीचा है, यानी उनका स्तर पता कर लिया जाए। मुस्लिम शिक्षा, उनका स्तर कैसा है, क्योंकि इन दो ऐसे क्षेत्र थे दोस्तों, यानी स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा, जहाँ पर शिक्षा की अति आवश्यकता थी और इसकी स्थिति को जानना अति आवश्यक थी। तो भारत के सभी स्तरों की शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए, जो समय समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, खास करके अंग्रेजी शिक्षा आने के बाद, उन सबको जानना और उसका समाधान करना, इसके लिए वुड डिस्पैच घोषणा पत्र की आवश्यकता थी। इसलिए सन 1863 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ब्रिटिश शासन से एक आज्ञा पत्र आया। क्या हुआ इसके बाद सो देखिए। इस आज्ञा पत्र के द्वारा कंपनी के प्रशासन में भी कुछ सुधार हुआ, यानी कि उस समय कंपनी में भी जो त्रुटियां थी उसे दूर किया गया इस आज्ञा पत्र के द्वारा। लेकिन कंपनी के अपने अनुभव और ब्रिटिश शासन के दबाव के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय तक भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि भारतीय शिक्षित ना हो और वो उन पर आसानी से शासन कर सके। तो ये दबाव था ब्रिटिश शासन के तरफ से, और कंपनी को अपना अनुभव भी था कि किस तरह से यहाँ आंदोलन होता है। तो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों चार्ल्स वुड। समिति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा नीति की भलीभांति जांच की और कंपनी के संचालकों को दोस्तों 1854 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की जांच करने वाली समिति के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे। उन्हीं के नाम पर प्रस्तुत रिपोर्ट को चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच मैनिफेस्टो कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि वुड डिस्पैच घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सिफारिशों पर चर्चा करेंगे और इसके अन्य दोष वगैरह जो हैं इनका, ये इसमें जो घोषणा किया गया उन पर किन बातों पर दृष्टिकोण रखा गया, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं इसी तरह के अनेक वीडियो आपके बीच में लाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से इन सब वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, क्यों कहा गया था मैग्ना कार्टा, क्योंकि इस घोषणा पत्र में व्यवस्थित, संतुलित और बहुआयामी शिक्षा का प्रस्ताव था, यानी कि एक पूरी तरह से इसे मैनेज किया गया था, बैलेंस किया गया था और सभी तरह से सभी भागों को, सभी विभागों को, शिक्षा से रिलेटेड सभी क्षेत्रों को बहुत इस पर काम किया गया था, ध्यान दिया गया था। तो इस घोषणा पत्र में ना के बराबर दोष थे दोस्तों। अलग बात है कि भारतीय दृष्टिकोण से या हम इसमें कुछ कमियां देखेंगे आगे जा कर के, तो उसमें कहा गया था कि इस घोषणा पत्र में
दोष न के बराबर थे। यह पूर्णतः गुणों से भरा हुआ था। इसलिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से इस शिक्षा के इतिहास में नए युग का आरंभ भी माना गया था। डेफिनेटली ये नए युग का आरंभ था, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे क्षेत्र पर काम किया जो इसके पहले काम नहीं हुए थे, और आगे इसी को आधार मान करके आगे बढ़ा हिंदुस्तान। तो ये कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा कहलाने के लायक थी दोस्तों। तो इसी कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन इस घोषणा पत्र में सब कुछ होने के बावजूद भी हम इसे भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके कारण ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के दोष भी उत्पन्न हो गए थे जो आज तक विद्यमान है। तो देखिए, मैंने ये बताया आपको कि इसमें बहुत सारे गुण थे, अब फिर मैं इसमें आपको दोष बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर कुछ कार्य भी होते हैं तो उसमें कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। तो कुछ अवगुण तो इसलिए रह गए क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा नीति थी, और अंग्रेज जो थे वो अपने स्तर को सोचते हुए किसी कार्य को करते थे। इसलिए इसमें अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो अवगुण तो होना स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये बातें सत्य भी प्रतीत होती नजर आती हैं। इनके बातों को जब हम आगे देखते हैं, जब हम इस पर चर्चा आपसे करेंगे, इसके सिफारिशों को, तब आप देखिएगा कि किस लिहाज से इसे अंग्रेजों ने इसे मैग्ना कार्टा कहा था। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। कहने का मतलब कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें किन किन बातों का उल्लेख था। ये सिफारिशें तो बाद में देखेंगे, पर क्या क्या चीज़ों से, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के किन किन चीज़ों से ये संबंधित है और इसमें उसने क्या क्या कार्य किए, घोषणाओं की भी चर्चा हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र है दोस्तों, ये पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित है, यानी ये शिक्षा का ही एक समाविष्ट आदेश पत्र है। कहने का मतलब इसमें सारा समावेश शिक्षा का ही है। इसमें भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना बनाई गई थी, यानी हर क्षेत्र पर ध्यान रखा गया था शिक्षा से संबंधित। दोस्तों, इसमें 100 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, इस प्रस्ताव में क्या हुआ, तो शिक्षा के उद्देश्य, मीडियम, माध्यम, सुधारों, इस अभी मैंने आपको बताया कि व्यापक योजना बनाई गई थी, तो इसके उद्देश्य को ध्यान रखा गया। मीडियम यानी कि जो माध्यम है शिक्षा का, सुधारों, इन सब पर विचार किया गया। क्या क्या सुधार की जरूरत थी उस समय, उन सब पर ध्यान रखा गया। प्रस्ताव में दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। जो मैकाले ने भी किया था वही चीज़ वो डिस्पैच ने भी किया, लेकिन तरीका अलग था, बेहतर था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया कि जो उच्च शिक्षा है उसे अंग्रेजी माध्यम से ही दिए जाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही ये भी कहा गया कि देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया जाए, यानी जिसे मैकाले ने बिल्कुल निरस्त कर दिया था, वुड डिस्पैच ने उसको महत्व दिया। दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुए, प्राइमरी स्कूल्स, और उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्युलर कॉलेज खोले गए दोस्तों, जिसमें न सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को बल्कि जो देसी भाषाएं थी उनको भी महत्व दिया गया। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें इन बातों पर ध्यान रखा गया, और इसीलिए इसे अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा के नाम से भी घोषित किया। तो घोषणा पत्र में सहायता, अनुदान दिए जाने पर बल दिया गया था, यानी कि जहाँ पर आज भी होता है ना, बहुत से जो वित्त रहित स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, उन्हें अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है, तो इस पर बल दिया गया था उसी समय। तो वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय शिक्षा तक, यानी प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की व्यवस्था की गई थी। इसमें शिक्षा के
विषयों, माध्यम, भाषा स्तर, उद्देश्य, शैक्षणिक संगठन एवं प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर चार्ल्स वुड ने काम किया था, और उनके घोषणा पत्र में इन बातों का उल्लेख, इन बातों के क्रियान्वयन से ये साबित होता है। वुड की सिफारिश लगभग 50 वर्षों तक दोस्तों भारतीय शिक्षा में चलती रही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव पर चर्चा करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके जो भारतीय दृष्टिकोण से दोष थे दोस्तों, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के शिक्षा का प्रसार करने का दायित्व कंपनी का है, यानी कंपनी ही है जो भारत में एजुकेशन को आगे बढ़ाएगा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाएं होंगी, ये सुधार किया गया। घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई, जो तात्कालिक उस समय मद्रास और बम्बई जिसे आप चेन्नई और मुंबई के नाम से जानते हैं, कलकत्ता जिसे आप कोलकाता के नाम से जानते हैं, में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थान की योजना को क्रियान्वित किया जाए। यानी कि क्रमबद्ध शिक्षा संस्थान क्या हुआ? प्राथमिक, मिडिल, उच्चतर, फिर महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय, इस तरह की व्यवस्था का क्रियान्वयन करने की बात वुड के घोषणा पत्र में कही गई थी। दोस्तों, आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई, यानी जो मैकाले ने कहा था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो उच्च वर्ग को दिया जाए और उनका दायित्व होगा कि वो निम्न वर्ग को दें, तो ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहा गया कि पूरे जनमानस को, पूरे नागरिकों को शिक्षा दी जाए, इसमें कोई भेदभाव न किया जाए। वुड के घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई, यानी कि जो आज के समय में जो वित्त रहित स्कूल्स, कॉलेजों को जो अनुदान मिलता है, जो सहायता प्राप्त होती है, वो उस समय कही गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यानी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया, क्योंकि अध्यापक ही है वो किसी भी शिक्षा का रीढ़ होता है। तो व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया और कहा गया इसमें कि व्यावसायिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर लोग अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। तो स्त्री शिक्षा और मुस्लिम सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई, यानी स्त्री शिक्षा और मुस्लिम सहायता अनुदान कहने का मतलब कि इन दोनों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए अगर कोई कमी हो तो उसके लिए अनुदान भी देने की व्यवस्था की गई, क्योंकि ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता थी। दोस्तों, जहाँ एक तरफ मैकाले ने प्राच्य साहित्य को कूड़े के ढेर में फेंकने के बराबर बताया था, कहा था कि यूरोप का पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का एक अलमीरा ही पूरे भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य के बराबर होगा, तो वो बातें यहाँ पर नहीं रखी गई। कहा गया कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विज्ञान, यानी जो पश्चिमी विज्ञान है एवं साहित्य है, भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। यानी कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा पर तो जोर दिया गया, लेकिन ये भी साथ साथ कि कहीं ना कहीं दोस्तों पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था। कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये एक सोची समझी साजिश भी थी। तो घोषणा पत्र में कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए। ये जो कहा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को कहने के बाद सरकारी नौकरी
की बात कह देना कि सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं इसका एक दोष की ओर इंगित करता है। दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र के दोष की बात करते हैं। देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया कि इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सिर्फ गुणों का समावेश था, दोष बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैंने आपको साथ ही ये भी कहा था कि भारतीय दृष्टिकोण से इसके दोष हैं। और अभी जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए, तो ये सब चीज़ें जो थी इसके दोष की ओर ही इंगित करती थी। तो दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र के जो पहला दोष है वह है व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। ये जो बातें कही गई थी व्यावसायिक शिक्षा के मामले में, उसमें क्या था कि भारतीयों की शिक्षा प्रदान करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था ना, कि अंग्रेजी के स्वामी भक्त तैयार किए जा सके। तो मैकाले से बिल्कुल अलग बातें इन्होंने नहीं की थी। उसने भी तो ऐसे भारतीय तैयार करने के बारे में सोचा था कि जो जन्म से भारतीय हों, लेकिन अक्ल, कर्म, बुद्धि, विवेक सभी से अंग्रेज हों। और वही चीज़ वुड के घोषणा पत्र में भी देखने को मिलती है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही था। भारतीय भाषाओं को सिर्फ आंशिक रूप से शामिल किया गया था। वो कहीं ना कहीं होता है ना संतावना के रूप में, तो वही ये चीज़ें भारतीय भाषाओं को दिया गया था वुड के घोषणा पत्र में। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हमेशा चलती रहे क्योंकि बाइबल का हमेशा ज्ञान दिया जाना जारी रखा गया। इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात इसलिए आई कि कही गई क्योंकि इसमें क्या होगा कि सभी धर्मों की बातें होंगी। अब उसमें क्या है कि जब चूंकि आप अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो बाइबल की बातें ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी। तो लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिससे भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी ढांचे में ढलने लगे थे। ये इसका एक परम दोष था। शिक्षा के महान उद्देश्य की अनदेखी की गई थी। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना रह गया था, क्योंकि क्या कहा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं बेहतर हैं, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। तो व्यावसायिक शिक्षा पर इस तरह से जोर दिया गया कि उसका सर्वांगीण विकास ना हो, सिर्फ क्या हो तो शिक्षा इसलिए प्राप्त करो ताकि नौकरी मिल सके। दोस्तों, इन दोषों के बावजूद, इन सब दोषों के बावजूद भी कहा जाए, अगर मैकाले से तुलना किया जाए वुड डिस्पैच घोषणा पत्र का, तो कहीं बेहतर है। बेहतर ही नहीं, कहा जाए कि इसे भारतीय शिक्षा में सुधार की शुरुआत कही जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा। दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके बीच में आगे वीडियो लेकर के आता रहूँगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में पॉइंट वाइज रखने वाला हूँ। तो आगे आप मेरे वीडियो को देखना जारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।